हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। फर्स्ट जो था हमारे पास वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेकंड जो हमारे पास था वो था एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो था हमारे पास वो था स्पिन क्वांटम नंबर। क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे। इसको हम डिनोट कर रहे थे n से, इसको हम डिनोट कर रहे थे l से, इसको m से और इसको s से डिनोट कर रहे थे। अब हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, या हम कह सकते हैं शेल के बारे में कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल के अंदर है, सेकंड के अंदर है, थर्ड के अंदर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सब शेल्स के बारे में बताता है कि जो फर्स्ट शेल है या जो सेकंड शेल है उसके अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट है, कितने सब शेल्स प्रेजेंट है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि सब शेल्स जो हैं उनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कितने ऑर्बिटल्स। और स्पिन क्वांटम नंबर जो था वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बता रहा था। इसके बारे में बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। तो देखो, अब हमारे पास जो L की जो वैल्यू थी वो थी 0 से लेकर 0 टू L, 0 टू n-1। सॉरी, क्या थी? L की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी? 0 टू n-1। L की n की वैल्यू अगर 1 है तो ये 0 होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसकी जो वैल्यू है, सपोज करो अगर हमने n की वैल्यू 2 ली है तो L की वैल्यू आपके पास हो सकती है 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। 3 वैल्यू जो है हमारे पास पॉसिबल है। अब इनके बेसिस पे अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि S सब शेल है। L की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है P सब शेल है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो M जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू -L2L होती है। क्या होती है? -L2L होती है, ठीक है। अब -L2L मतलब अगर हमारे पास L की वैल्यू है 2, सपोज करो कितनी है? L की वैल्यू है 2, तो M की वैल्यू हो सकती है -2, -1, 0, +1 एंड +2, मतलब 5 वैल्यू हो सकती है। जब 5 वैल्यूज है तो इसका मतलब है कि L, देखो L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है D सब शेल है। कौन सा सब शेल है? D सब शेल है। और 5 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो आज हम उन ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम क्या होंगे। और ये जो -2, -1, 0, +1, +2 जो ये वैल्यू है, या अगर p ऑर्बिटल होगा तो उसमें -1, 0 और +1 वैल्यू हो सकती है। तो वो किन किन ऑर्बिटल्स के लिए होगी उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0। L की वैल्यू जो है, सॉरी M की जो वैल्यू है वो -L2+L होती है। क्या होती है? -L2+L। तो -0 से +0 तो इसका मतलब है 0 ही है। तो इसका मतलब है कि एक ही वैल्यू M की, तो मतलब एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो हम जो S सब शेल है, L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? S सब शेल के लिए। तो हम उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो मैं S सब शेल को S ऑर्बिटल भी बोल सकता हूँ और S सब शेल भी बोल सकता हूँ। अब अगर हम बात करें कि L की वैल्यू अगर 1 है तो ये होती है P सब शेल की, और M की वैल्यू अब क्या होगी? -L से +L, तो -1, 0 एंड 1। तो इसका अभी कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि 3 ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। और वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? Px, Py एंड Pz। इनको क्या बोलेंगे हम? Px, Py एंड Pz। और Px के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी +1, Py के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी -1, और Pz के लिए कितनी वैल्यू होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें L = 2, D सब शेल के लिए, कौन सा सब शेल होगा? D सब शेल। और M की जो है वो हमारे पास 5 वैल्यू आएंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2।
इसका मतलब है हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे और उनके नाम क्या होंगे, dxy, dyz, dxz या dzx भी बोल सकते हैं, dx2, y2 एंड dz2। ठीक है, ये हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे, 5 d ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि ये d सबशेल के अंदर प्रेजेंट है और dxy के लिए जो वैल्यू होगी m की वो कितनी होती है, -2, dyz के लिए -1, dxz के लिए +1, यहाँ +2 और उधर क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हम वैल्यू बता सकते हैं m की कि px py कोई भी ऑर्बिटल है उसके लिए m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक हम प्रिंसिपल और पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जो ऑर्बिटल से ही रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। उनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकती, एक न एक वैल्यू जरूर अलग मिलेगी। अगर सेम है तो मतलब वो वैल्यू गलत दे रखी है आपको। ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको 4 क्वांटम नंबर्स की उनमें वैल्यू गिवन होगी, पूछेगा इनमें से कौन सी वैल्यू गलत दे रखी है, कौन से सेट जो है क्वांटम नंबर्स का वो गलत है, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या तो ऐसा रहेगा उसमें सेम रहेंगे या उसमें जो देखेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे जब समझ में आएगा कि कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो एक उसमें से गलत मिलेगा। और एक और ये बात क्या कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, और एक जो ऑर्बिटल है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है। कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स का मतलब है कि अब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 3 के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल जो है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो अब हम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, हमें ऑर्बिटल्स दे रखे हैं कि 3dx2 y2, 4dz2 एंड 3dxy, और कह रहा है क्वांटम नंबर्स बताओ, n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ और m की वैल्यू बताओ, इनकी क्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 3। जो आगे जो वैल्यू दे रखी है ये रिप्रेजेंट करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसको रिप्रेजेंट करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो n की वैल्यू तो हो गई 3। अब l की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हम डिसाइड करेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, d है, p है, s दे रखा है कि हमारे पास जो सबशेल्स है वो क्या हो सकते हैं, sp, df। अब इनमें से देखेंगे कि हमें कौन सा सबशेल दे रखा है, तो यहाँ d है। d के लिए देखो, l के लिए जो वैल्यू होती है, s के लिए जो वैल्यू होती है l की वो होती है 0, 1, 2 एंड 3। बिल्कुल है, सिंपल याद रखें। तो हमें d दे रखा है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो हमने 2 रख दी। अब हमें दे रखा है dx2 y2। अब हमें अभी आज ही हमने पढ़ा कि m की वैल्यू जो dx2 y2 है उसके लिए होती है +2। क्या होती है, +2, तो हम लिखेंगे +2। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ हमें जो n की वैल्यू है वो तो दे रखी है 4। l की वैल्यू की अगर हम बात करें तो d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और dz2 दे रखा है, इसका मतलब है m की वैल्यू कितनी है, 0 है। m की वैल्यू कितनी है, 0 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ n की वैल्यू हमें दे रखी है 3। l की वैल्यू जो है d है, d के लिए 2 ही होगी। अगर यहाँ p होता, px, अगर सपोज करो 3px होता तो p का मतलब है l की वैल्यू 1 है। कितनी आएगी, 1। लेकिन हमें ये दे रखा है तो l की वैल्यू 2 हो गई। और जो m की वैल्यू है dxy के लिए ये होती है आपके पास -2। कितनी होती है, -2 वैल्यू जो है होती है। तो हम बता सकते हैं कि l, m, n की वैल्यू कितनी होगी। आपसे कभी भी s की वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे कभी भी वो s की जो वैल्यू है वो नहीं पूछेगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बताओ उसकी स्पिन क्या होगी। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें s की वैल्यू वो कभी भी नहीं पूछेगा। 3 ही क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें पूछ सकते हैं अगर हमें कोई ऑर्बिटल दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें 4 सेट्स दे रखे हैं क्वांटम नंबर के, कह रहे हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा, ये बताओ। सभी बताने हैं, ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब कह रहे हैं आपसे कि इनमें से बताओ कि ये फर्स्ट वाला पॉसिबल है या नहीं है, ये है या नहीं है, उसके बाद ये बताओ कि सेकंड है या नहीं है, थर्ड है या नहीं है, या फोर्थ। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो n की वैल्यू जो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब गलत है वो क्वांटम नंबर का सेट। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2, और m की वैल्यू हमें दे रखी है -1, और s की वैल्यू दे रखी है हाफ। तो अगर मैं इसमें देखूं तो l की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू हमारे पास होती है 0 to n-1, तो n की वैल्यू तो 2 है, तो 0 से कहां तक होगी 1 तक, तो मतलब 0 और 1 दो ही वैल्यू है, l की वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकती। तो मतलब ये जो क्वांटम नंबर का जो सेट है ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकंड अगर हम देखें, यहां हमारे पास n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है -1 और s की वैल्यू है -1/2। अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है, तो 0 और 1 तो हमें ये तो वैल्यू ठीक दे रखी है। m की जो वैल्यू है वो -1 से और +1 के बीच में हो सकती है, तो ये सही है, -1 दे रखी है। s हमारे पास -1/2 दे रखा है, तो +1/2 या -1/2 कोई भी हो सकता है, तो मतलब ये जो हमें सेट दे रखा है क्वांटम नंबर्स का ये ठीक है। हमारे पास जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है, उसको हम +1/2 या -1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं इसको नहीं देखना, हमें ये ही देखना है अभी तो। ठीक है, ये अगर 0 दे रखे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, ये तीनों वैल्यू ठीक है, लेकिन s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। स्पिन जरूर करेगा इलेक्ट्रॉन, चाहे वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं आ सकती। m की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है n = 2, l = 1, m = 2 एंड s = 1/2। इसके अंदर जो है m की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती l की वैल्यू से, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है -L2 + L, -L2 + L, तो -1 से लेके +1 के बीच में होती है, तो +2 वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्वांटम नंबर की क्या हमें सही दे रखा है, और फिर ये बताना है कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको जो क्वांटम नंबर्स है उनकी वैल्यू गिवन होगी और पूछेगा सही है या ये जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन सारे। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, px है, py है, pz है, या dxy है, dyz है, ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप क्या होगी। हम 3 डायमेंशनली हमें इनकी शेप बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे वो देखते हैं। अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, तो वो शेप डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी एरिया में मिलने की, उस पर डिपेंड करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी शेप आएगी, अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो उसके अकॉर्डिंग वहां हम देखेंगे हमें नोड देखने को मिलेगा। क्या है वो सब हम आगे देखते हैं। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने साइन एक वेव फंक्शन यूज किया था जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने देखा था, लेकिन साई स्क्वायर जो है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो r जो है r का हम फंक्शन लेंगे साइन, ठीक है, कि r क्या होगा, डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, कि कितने डिस्टेंस हम जा रहे हैं तो वहां की इलेक्ट्रॉन्स मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम अगर r डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखो अब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं कि फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर केवल एक सब शेल हो सकता है s, जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 सब शेल हो सकते हैं s और p, जो थर्ड है उसके अंदर 3 सब शेल हो सकते हैं s, p एंड p। अब इन सब शेल्स को मैं इनके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनसे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि 1s ये है, 2s ये 2p, 3s 3p एंड ये है 3p। ठीक है, ये जो
थर्ड, ये 3s का मतलब है कि ये जो s सब शेल है ये कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, थर्ड शेल के अंदर। 2s का मतलब कि s सब शेल जो प्रेजेंट है ये कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, सेकंड के अंदर। 1s का मतलब फर्स्ट शेल के अंदर। तो अगर मैं 1s की बात करूं कि 1s का जो ग्राफ हमें देखने को मिला वहां प्रोबेबिलिटी ग्राफ, वो ये था कुछ इस तरीके से आ रहा कि हम न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहे थे, न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहे थे उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही थी, उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मिलने की। तो ये हमारे पास जो कर्व आया वो इस तरीके से था। लेकिन अगर जब हमने 2s का ग्राफ देखा, इसका ग्राफ देखा 2s का, तो वो कुछ इस तरीके से था, सिग्मा स्क्वायर r इधर r, और जब हम 2s का ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रही थी कि जितना हम दूर गए प्रोबेबिलिटी कम हो गई, एक टाइम ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ये क्या हमें बताती है, सिग्मा स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक टाइम ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और फिर से इंक्रीज हुई और फिर कम होती हुई चली गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम और जीरो। हम कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वो क्या है, मिनिमम है, कम से कम है, या हम कह सकते हैं 0 है, ठीक है। 0 वैसे हम नहीं बोलते, हम मिनिमम ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक नोड है, तो मतलब जो 2s ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी उसके अंदर एक नोड हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, एक नोड हमें देखने को मिलेगा। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं कि ये हमारे पास, अगर पहले हम 1s की जो है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं। तो 1s की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जितना दूर जाएंगे उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी, जितना पास रहेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसको मैं इसमें ज्यादा डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूं, और जितना हम दूर चलेंगे उतनी ही मैं कम डॉट्स दिखाऊंगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है, प्रोबेबिलिटी क्या होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा एरिया हमें नहीं मिलेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है। लेकिन जब मैं 2s की स्ट्रक्चर अगर देखूं, 2s के लिए जो हम शेप बताएंगे वो कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, 2s की शेप जो है ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ रहेगी, ठीक है, और ये कि हमारे पास एरिया आएगा, और उसके बाद फिर से हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बीच में ये हमारे पास जो एरिया आया है ये हमारे पास नोड है, क्या है, ये हमारे पास नोड है, मतलब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम जितना न्यूक्लियस से दूर गए, जितना न्यूक्लियस से दूर गए इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती हुई चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि 0 हो गई, और फिर से इंक्रीज हुई, और फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 1s की शेप है, और ये किसकी शेप है, 2s की शेप है, इसकी शेप है 2s की। देखो ऑर्बिटल्स क्या है हमारे पास, वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, हम उनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। तो 1s जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, 2s की कुछ इस तरीके से। अगर 3s की हम बात करें तो उसके अंदर 2 नोड आएंगे, कितने नोड्स आएंगे, 2 नोड्स। तो अब अगर हम आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ नोड्स, तो वो हम बता सकते हैं n-1, कितने होंगे, n-1। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, s के लिए बताएंगे, इन s सबशेल या s ऑर्बिटल्स, इन s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स के अंदर अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ नोड्स तो हम बता सकते हैं कितने नोड्स होंगे, n-1 से,
इस फॉर्मूले से n-1 से यहाँ n-1 करेंगे तो 0 आएगा, कोई भी नोड नहीं है। यहाँ एक नोड है, 2s के अंदर 3s के अंदर देखेंगे तो 2 नोड, 4s के अंदर देखेंगे तो 3 नोड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो शेप हो गई s ऑर्बिटल्स की। अब हम देखेंगे p की और d ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल्स की शेप की, तो p ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगी कि हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, px, py एंड pz। क्या हो सकते हैं? px, py एंड pz। मतलब अगर हमारे पास p सबशेल है तो उसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px, py एंड pz। अब इनमें ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होगी? अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर px ऑर्बिटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा वो होगी x एक्सिस पे। किसके ऊपर होगी? x एक्सिस पे। और वो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि ये जो एरिया है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, y में नहीं है बिल्कुल भी और ना ही z के अंदर। तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस माइनस साइन हम लगाएंगे। अगर हम देखेंगे py की तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो y एक्सिस पे होगी। किस पे होगी? y एक्सिस पे होगी, x पे नहीं होगी बिल्कुल भी। p ऑर्बिटल के अंदर, इसी py ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए हम इसको py ऑर्बिटल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे होती है? y एक्सिस पे। अगर pz की के लिए अगर हम देखें तो इसको अगर मैं z एक्सिस मान लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा वो कहां होती है? z एक्सिस पे। तो इसके लिए जो हमारे पास शेप जो आएगी या जो हमारे पास जो एरिया होगा जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वो z एक्सिस पे होंगे। तो इस तरीके की शेप आएगी। इसको हम डम्बल शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम्बल। ये हम जिम में जाते हैं ना, जो हम डम्बल बोलते हैं वो डम्बेल है। ठीक है, तो डम्बल शेप जो इनकी है वो होती है px, py एंड pz। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कि हम ऑर्बिटल्स की शेप बता रहे हैं और ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा है। तो px ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा x एक्सिस पे, ना तो y पे और ना ही z पे है। तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, इसी ऐसे ही y और ऐसे ही z है। अब हम देखते हैं d ऑर्बिटल्स की शेप, वो कैसे है उसको। अगर हम d ऑर्बिटल्स की शेप की बात करें तो हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2, y2 एंड dz2। 5 ऑर्बिटल्स होंगे और इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होगी dxy की, कि जो हमारे पास लोब्स है इनको मैं लोब्स बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इनको लोब्स भी बोल सकता हूँ। तो ये जो लोब्स है ये इन बिटवीन एक्सिस होंगी, दोनों एक्सिस के बीच में होंगी dxy की, कि यहाँ एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। x और y dxy ले रहे हैं तो मतलब x और y ऑर्बिटल एक्सिस होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो उसको मैं बोलूंगा dxy ऑर्बिटल। अगर y और z ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसको मैं बोलूंगा dyz ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? dyz ऑर्बिटल। px और py जो हम देख रहे थे उसमें जो लोब्स थी वो ऑन द एक्सिस कहलाती है। क्या बोलते हैं इनको? लोब्स ऑन द एक्सिस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस पे सबसे ज्यादा है, बिटवीन एक्सिस नहीं है। यहाँ इन बिटवीन जो एक्सिस है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक्सिस पे नहीं है। dxz की अगर हम बात करें तो यहाँ x और z जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, नॉट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये dxz की शेप होगी। और dx2 y2 की अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे एक साथ, दोनों पे एक साथ होगी। dx2 और y2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे ही है, तो इसको मैं dx2 y2 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? dx2 y2। ये है dxy, या इन बिटवीन एक्सिस है या ऑन द एक्सिस है। इनकी शेप आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती है कई बार कि ड्रा द शेप ऑफ dx2 y2 ऑर्बिटल्स, या आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, पूछेगा इसमें से बताओ dx2 y2 की शेप कौन सी है।
या क्या शेप आएगी, ऑन द एक्सिस होगी या इन बिटवीन एक्सिस होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है, ठीक है। और डी जेड स्केल की अगर हम बात करें तो जेड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक हमारे पास रिंग होगी, ठीक है, कि हमारे पास ये जेड एक्सिस है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं यहाँ एक लोब है ऊपर और एक लोब नीचे है, और इसके चारों तरफ एक सर्कल है, उस सर्कल में भी इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स है ऑर्बिटल्स की, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इससे आगे का इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर, सबशेल्स के अंदर, वो हम सीखेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स भी हम पढ़ेंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज जो करवाया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना है। अगर कोई डाउट रहती है तो पूछना है, ठीक है। थैंक यू।